नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी अखाड़ा की एक अनूठी पहल जिसके अंदर हम आपको रोजाना करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, वो भी हिंदी माध्यम में। ये आम करंट अफेयर्स वाले लेक्चर नहीं है। इन लेक्चरों की खास बात यह है कि हाँ, ना सिर्फ हम आपको करंट अफेयर्स बताते हैं बल्कि उनके अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट्स जिसके बेसिस पे आगे जाकर यूपीएससी प्रश्न पूछता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में, हम उनकी संज्ञा लेते हैं। तो आज के कुछ टॉपिक्स हमारे सामने हैं, हम वो आज डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। ऐसे चलते पहला टॉपिक हम लेते हैं, वो है फ्लैश फ्लड्स। देखिए, सबसे पहले जानते हैं फ्लैश फ्लड्स होता क्या है। देखिए, फ्लैश फ्लड्स के जैसे नाम बता रहा है, फ्लैश फ्लैश मतलब चमकी, एकदम से आने वाला। फ्लड, बाढ़। जनरली जब बाढ़ आती है, जब हमने देखा है बाढ़ आती है, कुछ उसकी इशारे होते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ती है। पहले फ्लड प्लेन्स में आती है, नदी के किनारे आती है, या फिर पहले किसी छोटे इलाके में आती है, फिर वहां से पानी फैलता फैलता किसी बड़े इलाके की तरफ या फिर पूरे शहर में फैलता है। लेकिन फ्लैश फ्लड में क्या होता है? फ्लैश फ्लड क्योंकि जिस तरीके से नाम अपना है, चमकी फ्लड, चमकी बाढ़। चमकी बाढ़ का मतलब होता है कि एकदम से ही खूब सारा पानी एक इलाके को पूरा का पूरा डुबा दे या इनंडेट कर दे, तो इसे फ्लैश फ्लड कहते हैं। और ये आज के बदलते जलवायु में ये फ्लैश फ्लड का इंसिडेंस, फ्लैश फ्लड का घटनाएं बहुत बढ़ती जा रही हैं। हम देख रहे हैं थोड़े थोड़े दिनों में कहीं ना कहीं किसी ऐसी जगह से बाढ़ की बहुत ज्यादा खबरें आती हैं, और जब पता करते हैं कितनी बरसात हुई है तो कुछ मामूली बरसात के दौरान भी हो जाता है। सो ऐसा, और क्यों हम ऐसे आज पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ ही देर पहले मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी है कि जम्मू, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में फ्लैश फ्लड आने के चांसेस हैं। और जैसे जैसे ये रिकॉर्ड हो रहा है, हम जिस समय ये रिकॉर्ड हो रहा है उसी समय एक नई डेवलपमेंट हो रही है कि जो पंजाब में अभी बाढ़ की स्थिति है, उनको भी फ्लैश फ्लड का ही दर्जा दिया गया है। और उस फ्लैश फ्लड की स्थिति को जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय खुद पंजाब के मुख्यमंत्री से कांटेक्ट कर रहा है। तो ये डेवलपमेंट अभी जैसे हम यहाँ पे बोल रहे हैं वैसे हो रही है। तो ये है फ्लैश फ्लड। देखिए, अब इन तीनों में, अब हम देखिए इन तीनों क्षेत्रों में क्या कॉमन है। ये तीनों ही पहाड़ी क्षेत्र हैं, चाहे जम्मू हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो। पहली चीज है पहाड़ी क्षेत्र है। दूसरी चीज, अगर आप करंट अफेयर्स को थोड़ा फॉलो कर रहे हैं तो हमें जानने को मिलेगा कि फ्लैश फ्लड्स के इंसिडेंट्स, फ्लैश फ्लड की घटनाएं ज्यादातर अर्बन इलाकों में हो रही हैं। जैसे कि दिल्ली जैसे शहर में, दिल्ली जैसे बड़े मेट्रोपॉलिटन शहर में भी फ्लैश फ्लड्स बहुत आम बात हो गई है। पिछले साल 27 जुलाई को जिसके अंदर कुछ यूपीएससी अभ्यर्थियों की जान गई, उसे भी फ्लैश फ्लड ही कहा जाता है। तो ये आप समझिए कि फ्लैश फ्लड सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही नहीं बल्कि अर्बन इलाके, शहरी इलाकों में भी कॉमन है। अब हम ये जानेंगे कि फ्लैश फ्लड क्यों अर्बन इलाकों में, क्यों पहाड़ी इलाकों में कॉमन है। तो पहले समझिए कि फ्लैश फ्लड होता क्या है। जैसे मैंने बताया, एक अचानक आई बाढ़ होती है। क्यों इसको ज्यादा कंसर्न है, क्यों ये एक ज्यादा चैलेंजिंग एक घटना बन जाती है आम बाढ़ के मुकाबले? कि आम बाढ़ में जैसे बताया कि पहले धीरे धीरे पानी आगे बढ़ता है, पहले किसी छोटे इलाके में जाता है, नदी के किनारे आता है, फिर निचले इलाकों में पानी भरता है। लेकिन फ्लैश फ्लड में एकदम से एक लिमिटेड एरिया में पानी भर जाता है। तो इस कारण से जो वहां पे जनसंख्या होती है, जो लोग वहां रहते हैं, उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता कि वो इसके लिए तैयार हो सके। साथ ही साथ ना ही कोई चेतावनी इतनी जल्दी दी जाती है, ना ही कोई प्रावधान किए जाते हैं जिससे बाढ़ से आगे निपटा जा सके। तो फ्लैश फ्लड इसीलिए ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं। और ये ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में, शहरी इलाकों में मिलते हैं। पहाड़ी इलाकों में क्योंकि पहाड़ी इलाकों में नदियां होती हैं, स्ट्रीम्स होती हैं, और चारों तरफ से जो है डाउनहिल आता है। डाउनहिल मतलब पहाड़ों के जो गिराव होता है वो घाटी की तरफ आता है। तो घाटी इलाकों में फ्लैश फ्लड्स होना काफी कॉमन है। साथ ही साथ हमें शहरी इलाकों में ऐसा फ्लैश फ्लड क्यों देखने को मिल रहा है? क्योंकि शहरी इलाके जिस तरीके से हमारे देश में शहर बन रहे हैं, उनको अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन कहा जाता है, अनियोजित शहरीकरण। अनियोजित शहरीकरण में क्या होता है कि शहर बढ़ता चला जाता है, जिससे कि उसके जो नेचुरल फ्लड प्लेन्स होते हैं, नेचुरली जो हाइड्रोलॉजिकल प्लेन्स होते हैं, दैट इज यानी कि जो प्लेन जो पानी को निकालने के रास्ते होते हैं, जो कि
वहां उस लैंड मास में, उस क्षेत्र में अपने आप ही प्रेजेंट होते हैं, वो ऑब्लिटरेट हो जाते हैं। ऑब्लिटरेट मतलब उसको ढक दिया जाता है कंक्रीट से। फिर साथ ही साथ कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, जैसे पेड़ कट रहे हैं, जो आपके गार्डन्स हैं, जो खुला खुला मैदान है वो कम हो रहा है। खुले मैदान कम होने के कारण या फिर पेड़ कटने के कारण जो मिट्टी अपने आप में पानी एब्जॉर्ब कर पाती है, अपने आप में पानी को खींच लेती है अंदर, वो भी नहीं हो पा रहा, जिसके कारण से पानी सतह पर ही बना रहता है और जिसके कारण बाढ़ आ जाती है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण जो कि हम मिस कर जाते हैं और बहुत ज्यादा आपके नंबर दे सकता है, वो ये है, वो है इनइफेक्टिव गार्बेज डिपोजिशन, यानी कि कूड़े करकट का प्रॉपर निस्तारण ना होना। देखिए, हर शहर में स्टॉर्म ड्रेन्स बनाई जाती हैं। स्टॉर्म ड्रेन्स के जब पानी आए तो उन नालियों से, बड़ी नालियां होती हैं, उन नालियों में जो अधिक अधिक पानी है वो बह जाए अपने आप और सड़कों पर, सतह पर पानी इकट्ठा ना हो, तो इसको स्टॉर्म ड्रेन्स कहा जाता है। लेकिन क्योंकि गार्बेज डिस्पोजल, जो आपका कूड़े का निदान करने का जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, वो अधिकतर भारतीय शहरों में प्रॉपर नहीं है, ठीक से नहीं होता, तो क्या होता है, उन स्टॉर्म ड्रेन्स में जब गर्मी का मौसम आता है, उनमें प्लास्टिक और कचरा इकट्ठा होता जाता है, और प्लास्टिक और कचरा इकट्ठा होने के कारण वो उन ड्रेन्स को या उन नालियों को ब्लॉक कर देता है, उसको जाम कर देता है। अब पानी जाए तो जाए कहाँ, स्टॉर्म ड्रेन्स बनाई तो थी पानी निकालने के लिए, लेकिन वहां पर प्लास्टिक है, और हम प्लास्टिक जानते हैं कि प्लास्टिक क्या करता है, प्लास्टिक उसको रोक देता है, पानी को रोक देता है, तो प्लास्टिक को पार नहीं कर पाता। इसके कारण से जो स्टॉर्म ड्रेन्स है, जो बाढ़ से निपटाने वाली नालियां हैं, बाढ़ का पानी निकालने वाली नालियां हैं, वो ब्लॉक रहती हैं और पानी सतह पर ही इकट्ठा होता जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है फ्लैश फ्लड्स का, अनियोजित शहरीकरण और कंक्रीटाइजेशन, कंक्रीटीकरण। कंक्रीटीकरण क्यों? क्योंकि जो सड़कें हैं आज से, देखिए, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं, जो गांधीवादी स्कॉलर हैं, उनका मानना है कि देखिए, वर्षा तो हमेशा ही कम ज्यादा होती रही है, लेकिन पहले तो बाढ़ नहीं आती थी, अब बाढ़ आती है, अब सूखा पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मैदानों को ढक दिया। किससे? एक कंक्रीट की चादर से। अब पहले बरसात आती थी, कभी ज्यादा आई तो मिट्टी ने पी ली, वो रिजर्वायर बन गया, मिट्टी के अंदर चला गया। जब बाढ़ का पानी कम आएगा तो हम उसके अंदर से पानी निकाल के पी लेंगे। फिर और कभी बरसात ज्यादा आई तो भी पकड़ लिया। लेकिन कंक्रीटाइजेशन से क्या हुआ है कि वो सीपेज रुक गई है, वो पानी, अब मिट्टी अपने आप में उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, तो इन सड़कों के कारण ये हुआ है, कंक्रीटीकरण के कारण ये हुआ है। दूसरी चीज, मौसमी वर्षा के बदलते परिमाण। देखिए, हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि बरसात कभी तो होती ही नहीं, कभी तो बहुत ज्यादा होती है। तो जब कम होती, और इस तरीके से जो एराटिक, इंसेसेंट और एराटिक बनता जा रहा है। इंसेसेंट और एराटिक मतलब हम अब वर्षा को नहीं, कोई मापदंड नहीं दे पा रहे कि कब वर्षा बहुत होगी या फिर कब कम होगी। वर्षा होती है, कुछ थोड़ी अवधि के लिए होती है, पर कम समय के लिए होती है, थोड़ी अवधि के लिए, कम समय के लिए, लेकिन बहुत तेज होती है। और कभी होती ही नहीं, लंबा सूखा का समय आता है और फिर एकदम से डाउनपोर हो जाता है, एकदम से वर्षा हो जाती है। तो इसके कारण से भी जो है आपकी जो बाढ़ परिवर्तन प्रणाली है, वो भी काफी हद तक इनइफेक्टिव हो जाती है। आगे कारण है ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ऊष्मीकरण। भूमंडलीय ऊष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। देखिए, आईपीसीसी की एक रिपोर्ट है, जिसको हम 6th असेसमेंट रिपोर्ट कहते हैं, 2022 में आई थी। उसके अनुसार हर 2 डिग्री सेल्सियस, हर 2 डिग्री जो तापमान है, एक औसतन तापमान जब 2 डिग्री की तरफ बढ़ता है, तो करीब करीब 10% रेनफॉल में या फिर वर्षा के पैटर्न में बदलाव आता है, और 10% वर्षा बदल सकती है, वे बढ़ सकती है, ये उन्होंने ने कहा है। तो जब ग्लोबल वार्मिंग होती है, ऊष्मीकरण होता है, जब प्रदेश का या फिर धरती का औसत तापमान बढ़ रहा है, उसके कारण से प्रेसिपिटेशन भी, या फिर जो आपकी वर्षा की गति है, वो भी करीब करीब 10% बढ़ती है। तो इस कारण से भी जो है फ्लैश फ्लड्स आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उससे एकदम से बरसात का चलन हो जाता है। वनों की कटाई, पेड़ कट रहे हैं, पानी उस तरीके से, मिट्टी उतना पानी नहीं पी पाती,
तो इसके अंदर एक चीज याद रखिएगा, एक की टर्म बता रहे हैं, वो है आपकी ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। हिंदी में भी ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ही लिखा जाएगा। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर किसको कहते हैं? जैसे आपके पार्क्स हैं, जो गार्डन होते हैं, बगान होते हैं, इनको शहरों में ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है, जिससे कि संज्ञा आती है स्वैम्प सिटीज। स्वैम्प सिटीज, ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वैम्प सिटीज। स्वैम्प सिटीज क्या होते हैं? ऐसे 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 शहर जिसके अंदर पानी ज्यादा पी सके। तो इससे इससे क्या होता है? इससे भी बाढ़ में नियंत्रण किया जाता है। तो ये था फ्लैश फ्लड्स के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। देखिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या होता है हम ये समझेंगे इसमें, और क्यों इसको हम चर्चा कर रहे हैं। पहली चीज बता देता हूं क्यों चर्चा की जा रही है। देखिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में अभी कुछ ही दिन पहले सरकार ने कुछ अधिनियम जारी करे हैं। उनके अंदर कहा है कि क्रेडिट का संज्ञान लेते समय सिर्फ उन्हीं पेड़ों को, सिर्फ उन्हीं वृक्षों को का संज्ञान लिया जाएगा, का समन्वय किया जाएगा जिनकी उम्र 5 साल से ज्यादा है, और उसमें भी उनके वन वृक्ष छत्र क्षेत्र यानी कि कैनोपी एरिया को संकलन के अंदर संज्ञान दिया जाना चाहिए। समझ आया? नहीं ना, क्योंकि ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ही नहीं पता होता किसी को। देखिए, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम क्या था? ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है भारत सरकार ने 2023 में लागू किया था, और ये माननीय प्रधानमंत्री स्वयं COP28 जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज होता है, उसकी शिखर वार्ता COP28 में 2 साल पहले ये जारी करके आए थे, कि लॉन्च करके आए थे। उसमें इसके अभिप्राय थे कि हमें अपने आसपास जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, जो बिजनेस हाउसेज है, जो उद्योग है, या फिर जो आम जनता है, उनकी भागीदारी बढ़वानी है। हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट या फिर एक पर्यावरण अनुकूल डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए, और जिससे कि कार्बन उत्कर्षण भी कम हो सके। सो इसे इस ऑब्जेक्टिव के साथ, इस धारणा के साथ इसको लॉन्च किया गया था। क्या कारण, कैसे किया जाता है इसे? देखिए, मान लीजिए आप एक उद्योगपति हैं, या फिर आपकी एक कंपनी है जिसको कुछ पैसे की जरूरत है, या फिर आपके पास कुछ ऐसे फंड हैं, या फिर ऐसा कुछ पैसा है जो कि आपको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर जो आपको समाज की तरफ देना है, जो कि आपको अधिनियम से बाधित है, उसके लिए लगाना है। तो इसके अंदर ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम में क्या किया गया? कुछ ऐसी गतिविधियों को लिस्ट किया गया, कुछ ऐसी गतिविधियां इंक्लूड करेगी कि अगर आप वो करेंगे तो हम आपको एक ग्रीन क्रेडिट देंगे। ग्रीन क्रेडिट मतलब एक एक्स्ट्रा एक डॉक्यूमेंट देंगे जिसका कुछ मूल्य होगा। एक क्रेडिट मतलब मूल्य होगा, और उस क्रेडिट को आप जाके बाजार में बेच सकते हैं, और ऐसी कंपनियों को बेच सकते हैं जिनको वो करने की जरूरत है, जिसके लिए वो बाधित है। अगर वो आपसे वो ग्रीन क्रेडिट पर्चा खरीद लेंगे तो वो उस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ, जो कि वो अधिनियम से बाधित है, उसके लिए नहीं रहेंगे। तो ये होता है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम। अब ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम की कुछ आलोचनाएं थी। जैसे जब ये लॉन्च हुआ तो ये कहा गया कि आपने कहा कि आप पेड़ लगाइए, हम आपको ग्रीन क्रेडिट जनरेट कर देंगे। ऐसा क्या हुआ? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं पहले पेड़ काटो और फिर लगाओ। और पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा कि देखिए, जो पुराना जंगल होता है उसके अंदर कार्बन ज्यादा स्टोर होती है नए जंगल के मुकाबले। अगर आपने इसी क्रेडिट प्रोग्राम को आगे बढ़ाया तो क्या होगा कि लोग नए जंगल काटते रहेंगे, और पुरानों को जो काटते रहेंगे और नए जंगल लगाते रहेंगे। इससे क्या होगा? नेट कार्बन का लॉस होगा। तो इस चीज का संज्ञान लेते हुए सरकार ने क्या किया? सरकार ने कहा कि ठीक है, जो अब अधिनियम बना रहे हैं उसमें इससे संज्ञान लिया जाएगा, और उसी का संज्ञान लेते हुए उन्होंने उन फॉरेस्टेड रीजन, उन्हीं पेड़ों को ग्रीन क्रेडिट जनरेट करने के लिए चुना जो कि 5 साल से ऊपर हो चुके हैं। यानी कि अगर आपको एक ग्रीन क्रेडिट जनरेट करना है, ग्रीन क्रेडिट पाना है,
तो आपको उस पेड़ को सिर्फ लगाना ही नहीं है, उसकी 5 साल तक देखभाल भी करनी है। और कैनोपी क्षेत्र यानी कि जो जितना पेड़ का जो एरिया है, वृक्ष घन एरिया जो है, वृक्ष घन के अंदर जो क्षेत्र आता है उसका संज्ञान, यानी कि जितना डेंस कैनोपी, जितनी गहरी कैनोपी रहेगी उतना ही आपको क्रेडिट मिलेगा। तो इस अधिनियम से ये हमें अभिप्रायित होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास अगली एक स्पीसीज है जो कि बहुत चर्चा में बनी हुई है, ब्लू ड्रैगन। थोड़ा इसको समझिएगा। देखिए, मेरे पास कई बच्चे आते हैं कि उनके लिए कहते हैं कि हमारे लिए सबसे ज्यादा मुश्किल बना हुआ है प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में कि किस तरीके से स्पीसीज या एनिमल बिहेवियर के क्वेश्चन जो कि किसी भी जनजाति पर आ जाते हैं वो संभालने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। जैसे कि पिछले ही पेपरों में चीता और लायन और शेर पे क्वेश्चन आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो स्पीसीज पे क्वेश्चन है, जो एनिमल बिहेवियर के क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तो इसका क्या विचार है? देखिए, ये उन लोगों के लिए ही है कि हमें हर स्पीसीज नहीं याद रखनी। करीब करीब 1.25 करोड़ स्पीसीज है, करीब 1.25 करोड़ स्पीसीज इस धरती पे मौजूद है। हम सारी याद नहीं कर सकते, ये बात सत्य है। सारी तो किसी ज़ूलॉजी के एक्सपर्ट को भी नहीं याद होगी। लेकिन हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उन्हीं स्पीसीज का ध्यान रखना है, हमें उन्हीं जातियों की तरफ देखना है जो कि आजकल के न्यूज में बनी हुई है या फिर आजकल के समाचारों में बनी हुई है। और ब्लू ड्रैगन उनमें से एक स्पीसीज है। याद रखिएगा, यूपीएससी कोई भी चीज बिना संदर्भ के नहीं पूछता। कोई प्रश्न किसी भी जीव पर आया है तो यानी कि वो कहीं ना कहीं अखबारों में होगा ही होगा। तो देखिए, ब्लू ड्रैगन भी एक ऐसी स्पीसीज है। और एक और ट्रिक मैं आपको बता दूं, एनिमल बिहेवियर स्पीसीज वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। जब भी आपके सामने कोई जानवर पे प्रश्न आता है, आप हमेशा दिमाग में एक चीज डाल लें, किसी तरीके से उसकी फोटो आपके दिमाग में बन जानी चाहिए। गोरिल्ला पे क्वेश्चन आया तो गोरिल्ला की फोटो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। शेर पे क्वेश्चन आया तो शेर की फोटो आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उस फोटो को आपके दिमाग में आते ही क्वेश्चन आधे हद तक सॉल्व हो जाता है। तो वापसी आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ब्लू ड्रैगन क्यों है न्यूज में? पहले इसकी कोई फोटो आराम से देख लीजिए, क्या है, कैसे देखिए इसके पर निकले हुए हैं, जैसे फूल पत्तियां होते हैं वैसे। छोटा सा है, स्लेंडर सी बॉडी है, चिपटी सी बॉडी है। इसको ध्यान रखिएगा। जानते हैं होता क्या है? देखिए, ब्लू ड्रैगन एक घोंगा होता है, स्लग, एक सी स्लग है, समुद्र में रहना स्लग। इसको घोंगा कहते हैं हिंदी में। जो घोंगा हमने सुना है या देखा है वो क्या होता है? उसके साथ एक शेल होता है, ऐसा, यहां से मुंह निकल रहा होता है, यहां से मूंछ होती है। और ये जो शेल होता है, ये जो कवच होता है, ये काफी हार्ड होता है, काफी सख्त होता है, जो कि इसको प्रोटेक्ट भी करता है। लेकिन इस घोंगे में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये आप जान लीजिए, ये एक अनूठी बात है इस घोंगे की कि इसके पास शेल नहीं है या कवच नहीं है। तो आप ये देखिए। और दूसरी चीज, जो घोंगे होते हैं, ज्यादातर जो समुद्री घोंगे होते हैं, वो समुद्र के तट पे रहते हैं। तट मतलब बिल्कुल ही समुद्र की बेड पे रहते हैं, बाहर नहीं आते। लेकिन ये एक ऐसा घोंगा है जो कि समुद्र में तैरता है। इसको याद रखिएगा, इसलिए ये बहुत इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। पहले जान लेते हैं हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। स्पेन में क्या हुआ, कुछ मशहूर बीचेस जो कि ज्यादातर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती थी, टूरिस्ट वहां पे घूमने जाते थे, कुछ मशहूर बीचेस को बंद करना पड़ गया क्योंकि वहां पर खूब सारे ये समुद्री स्लग्स पाए जाने लग गए थे। ये ब्लू ड्रैगन वहां होने लग गए थे। और ये ब्लू ड्रैगन बहुत ही विषैले प्राणी होते हैं। इनका एक डंक भी अत्यंत पीड़ा देता है। क्योंकि ये उन तटों पर बहुत सारे होने लग गए थे, इस वजह से कुछ बीचेस को बंद करना पड़ गया। और ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये विषैले होते हैं, अब हम ये जानेंगे। देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये आम घोंघों की तरह नहीं है, ये पानी में तैर सकते हैं। और जब ये पानी में तैर सकते हैं, कैसे तैरते हैं ये पानी में तैरने के लिए एक हवा का बुलबुला अपने मुंह के थ्रू पेट में डाल लेते हैं, जिसकी वजह से फ्लोट कर पाते हैं, ये पानी के ऊपर तैर पाते हैं।
तो ये इनका एक वो रहता है। और दूसरी चीज, क्योंकि ये नीले रंग के हैं, ये एक नीले रंग के कारण इनको एक ढकना मिल जाता है, एक ढकाव मिल जाता है पानी के अंदर, जो कि इनको प्रीडेटर्स या फिर अन्य जीवों से बचाता है। दूसरी चीज, ये खाते क्या है, इनका खाना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जेली फिश खाते हैं। जेली फिश आप लोग जानते हैं, जेली फिश आप लोग जानते हैं कि ये सिलेंट्रेटा है, सिलेंट्रेट है। सिलेंट्रेट मतलब ऐसे जीव जंतु जिनके जो कि काफी विषैले होते हैं, उनके पास एक नेमेटोड नाम का एक यंत्र होता है जिसके अंदर वो अपना टॉक्सिन या जहर बचा के रखते हैं और किसी भी खतरे के आने पर उन यंत्र को फोड़ देते हैं आने वाले दुश्मन पर, चाहे वो इंसान हो चाहे कोई भी हो, उस पर फोड़ देते हैं। ये उनको खाते हैं। और जब ये उनको खाते हैं तो क्या होता है भाई, आप जहर तो बचा नहीं सकते, तो जो जेलीफिश का जहर है वो इन जो आप देखें उंगली नुमा जो इसके स्ट्रक्चर हैं, जो जिससे एक पर से भी निकल रहे हैं, इनके अंदर वो नेमेटोड्स या जो जहर है जेलीफिश का वो स्टोर करते रहते हैं। यानी कि ये ब्लू ड्रैगन जो हुआ वो जेलीफिश से कहीं गुना ज्यादा जहरीला बन जाता है, क्योंकि जेलीफिश से तो खा रहा है, जहरीलों को ये खा रहा है और क्या कर रहा है, उनको स्टोर कर रहा है, उनको बचा रहा है अपने उंगली जैसे पिडंकल्स में, उंगली जैसे आउटग्रोथ्स में। सो इनका एक डंक भी बहुत ही ज्यादा विषैला और कई बारी जानलेवा भी होता है और पीड़ादायक बहुत होता है, किसी को ना ही काटे तो अच्छा। तो ये है। अब एक चीज और जान लीजिए, इसका कहां पर आए, ये मोलस्क है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जीव जंतु जो कि फाइलम मोलस्का में है, और मोलस्का की खास बात होती है कि उनके अंदर जो जीव जंतु आते हैं उनके पास एक शेल होता है, एक कवच होता है। जैसे कि मैंने बताया इसमें वो कवच नहीं है, तो इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। दूसरी चीज, ये जो जीव जंतु हैं ये भूमध्य सागर या फिर मेडिटेरेनियन सी में नहीं जाने जाते थे, वहां नहीं पाए जाते थे, परंतु पिछले कुछ सालों में इनकी संख्या उस भूमध्य सागर में बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है इसको समझिए, इसी कारण से इंपॉर्टेंट भी हो गया है। देखिए, ये जो जंतु है जो ज्यादातर गर्म पानी में रहना पसंद करता है, जो गर्म पानी होता है, जो ट्रॉपिकल के आसपास होते हैं, जैसे कि भारतीय इंडियन ओशियन, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर का जो इलाका ट्रॉपिकल है वहां पर रहता है। मेडिटेरेनियन में या भूमध्य रेखा के पास इसका, भूमध्य सागर में इसका कोई लेना देना होता नहीं है। लेकिन क्योंकि उसका वैश्विक तापमान बढ़ता जा रहा है, वैश्विक तापमान बढ़ने से जो इलाके पहले इतने गर्म नहीं थे वो भी गर्म होते जा रहे हैं, जिसके कारण से इस जानवर को अब एक ऐसा पर्यावरण मिल जाता है जहां पर वो बढ़ सकता है। इसी कारण से ये जानवर अब मेडिटेरेनियन या फिर भूमध्य सागर में भी पाए जाते हैं। और एक चीज और, जेलीफिश जो है वो भी ट्रॉपिकल वाटर्स में या फिर गर्म पानी में रहने वाली जीव जंतु है। जब मेडिटेरेनियन का टेम्परेचर बढ़ा तो जेलीफिश भी वहां गई और जेलीफिश को पीछे पीछे ये स्लग भी वहां पहुंच गया। तो ये एक कारण है जो हम देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से या फिर वैश्विक उष्मीकरण के कारण जो है स्पीसीज की डिस्ट्रीब्यूशन, जो स्पीसीज जहां पहले नहीं पाया जा सकती थी वो भी वहां मिलने लगी हैं। ऐसे एग्जांपल देखिए, जो मलेरिया होता है ना, मलेरिया जो हमारा एक रोग है, वो सिर्फ और सिर्फ जमीनी इलाकों में होता था, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश वगैरह। ऊपर के इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में मलेरिया का नामो निशान नहीं था, क्योंकि मच्छर जो है वो कम तापमान को सहन नहीं कर सकते और पहाड़ी इलाकों में तापमान कम होता था। लेकिन उष्मीकरण के कारण क्या हो रहा है कि वहां का ऊपरी इलाकों का भी जो औसतन तापमान है वो बढ़ता जा रहा है, और जो मलेरिया कोजिंग मच्छर है, मलेरिया को कैरी करने वाला मच्छर है, उसको भी एक नया इलाका बढ़ने के लिए मिल रहा है। तो इस कारण से आप देखिए किस तरीके से उष्मीकरण के कारण जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज है, जो स्पीसीज जहां पे पहले नहीं मिलती थी वहां भी मिलने लगी है, और ये कोई अच्छी बात नहीं है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक लेते हैं।
अगला टॉपिक है विकार्बनन या फिर डीकार्बोनाइजेशन। डीकार्बोनाइजेशन क्या होता है, पहले तो ये समझ लीजिए विकार्बनन क्या होता है। देखिए, मनुष्य घटनाओं से काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का या फिर कार्बन जो कि पहले तक हमारे धरती में स्टोर थी या फिर छुपी हुई थी, मनुष्य का एक्टिविटीज के कारण, मनुष्य की गतिविधियों के कारण वो अब एटमॉस्फेयर में या पर्यावरण में फैलने लगी है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स या फिर आपके पेट्रोल ईंधन वगैरह। क्या था ये भाई, जीव जंतु हुए, वो डिकम्पोज नहीं हुए और जमीन के अंदर धंसते गए। वो सेमी डिकम्पोज, थोड़े से डिकम्पोज होने के कारण वो क्या हुआ, उनका कार्बन इकट्ठा हो होके ईंधन बनता गया। इससे क्या हुआ कि जो कार्बन जो कि पर्यावरण में जानी थी, वो पर्यावरण में जाकर समुद्र के नीचे या मिट्टी के नीचे धंसती गई और स्टोर होती गई। अब मनुष्य बड़ा हुआ, मनुष्य ने देखा अरे ये तो बहुत काम की चीज है, इससे तो मैं अपनी गाड़ियां चलाऊंगा, इससे तो मैं अपने पंखे चलाऊंगा, अपने एसी चलाऊंगा। उसने वो ईंधन निकाला और जिस ईंधन को सालों साल तक जमीन के अंदर रहना था, वो बाहर आ गया और उसको जलाकर हमने अपने उपकरण चलाने लगे। उससे क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन है जो कि इतने सालों तक बची हुई थी, वो बाहर आ गई और पर्यावरण में फैलने लगी। पर्यावरण में कार्बन फैलने से क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग, उष्मीकरण हुआ, जिसके कारण से जो भी हमने अभी तक पढ़ा है, जैसे औसतन टेम्परेचर का बढ़ना, फ्लैश फ्लड्स का आना, स्पीसीज की डिस्ट्रीब्यूशन बदलना, इसी कारण से हुई। तो ये हुआ डीकार्बोनाइजेशन के कारण या विकार्बनन के कारण, सॉरी कार्बन रिलीज के कारण। तो डीकार्बोनाइजेशन क्या चीज है? डीकार्बोनाइजेशन यही है कि हमें मनुष्य गतिविधियों को कम करना है, कुछ ऐसी टेक्निक, ऐसी टेक्निक्स अपनानी है, कुछ ऐसे प्राधिकरण अपनाने हैं जिससे कि कार्बन का जो रिलीज है, जो कार्बन का पर्यावरण में निकल रही है, उसका कम हो सके और साथ ही साथ जो है उसको भी खींच के वापस रिजर्वॉयर्स में या फिर स्टोरेज में डाल सके। तो ये है हमारी डीकार्बोनाइजेशन। क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? एक गैर सरकारी संगठन है, सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, उन्होंने एक हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करी है। उस रिपोर्ट के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि भारत के जो लक्ष्य हैं, जो कि उन्होंने लक्ष्य दिए हैं विश्व को कि हम ये चीज 2030 तक अचीव करेंगे, हम इतनी डीकार्बोनाइजेशन या इतना कार्बन हम अपने पर्यावरण से निकाल देंगे, उनको पाने के लिए भारत को कुछ अत्यधिक निवेश करना पड़ेगा, जिसका अमूमन मूल्य रहेगा $467 बिलियन। और इन $467 बिलियन को 4 उद्योग क्षेत्रों में निवेश करना पड़ेगा ताकि वो भी विकार्बोनाइजेशन या फिर डीकार्बोनाइजेशन की तरफ बढ़ सके। समझे? तो इन्होंने ये कहा है। अब वो 4 क्षेत्र कौन से हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इतना इसके ऊपर जोर लगा रहे हैं, अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे। देखिए, वो 4 क्षेत्र जो इन्होंने कहे वो है सीमेंट, लोहा, ऊर्जा और परिवहन। सीमेंट आप सब समझते हैं, जिससे कि हमारे घर बनते हैं, सड़कें बनती हैं। हाथ में लोहा और इस्पात, स्टील, आयरन, ऊर्जा, पावर, जिससे आपके पंखे चल रहे हैं, और परिवहन, ट्रांसपोर्ट। इन चारों क्षेत्रों को कहा गया कि ये बहुत ज्यादा कार्बन निकालते हैं। भारत सरकार को चाहिए कि इतना निवेश इनके अंदर डाले ताकि ये भी कम से कम कार्बन जनरेट करने वाले बने या फिर इनका भी डीकार्बोनाइजेशन हो सके और भारत जो है अपने दिए हुए लक्ष्य प्राप्त कर सके, जो उसने अपने लिए सिद्ध करे हैं, जो अपने लिए लगाए हैं, और वो पंचामृत की तरफ बढ़ सके। अब ये पंचामृत क्या है? देखिए, जब भी भारत के संदर्भ में हम डीकार्बोनाइजेशन पढ़ेंगे तो पंचामृत का जिक्र आएगा ही आएगा। पंचामृत क्या है? पंचामृत भारत में COP26, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज की शिखर वार्ता को COP कहा जाता है, फिर कन्वेंशन ऑफ पार्टीज कहा जाता है। ये एक वार्षिक सम्मेलन रहता है और हर साल इसका नंबर दिया जाता है। COP 26, 27, 28, जो इस साल होने वाली है वो COP 30 है, यानी कि 2025 में होने वाली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 कहा जाएगा। जो COP 26 यानी कि जो 5 साल पहले हो चुकी, यानी कि 2020-21 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी या शिखर वार्ता हुई थी, उसको हमने COP 26 का नाम लिया था। 2022 में उसे स्वयं हमारे प्रधानमंत्री ने अटेंड किया था। प्रधानमंत्री खुद उसको संबोधन करने गए थे और उस COP में
हमारे प्रधानमंत्री ने 5 पर्यावरण संबंधी लक्ष्य दिए थे, 5 लक्ष्य दिए थे जो कि भारत अचीव करने वाला था, भारत हासिल करने वाला था पूरे देश के सामने, और ये 2000 पूरे विश्व के सामने 2030 तक इनको पाना था। और इसको नाम दिया गया था पंचामृत। पंचामृत मतलब 5 अमृत तत्व। अब ये 5 अमृत तत्व कौन से हैं, जरा ध्यान दीजिए। 2030 तक जो है 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा, यानी कि बायो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, जो ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जैसे सूरज हो गया, हवा हो गई, इनसे निकाला जाएगा और जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी तरफ से ध्यान हटाया जाएगा। दूसरी तरफ जो है करीब करीब 1 अरब टन, 1 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन अभी पर्यावरण में है, उसको भी निकालना 2030 तक एक लक्ष्य था। और साथ ही साथ 45% अपना 45% जो है 45% का जो बजट है वो 2005 की तुलना में विकार्बनन की तरफ लगाना भी एक लक्ष्य था। और सबसे जरूरी बात, 2070 तक शून्य उत्सर्जन की तरफ बढ़ना है, यानी कि नेट जीरो एमिशंस। जहां पे गौर देने वाली बात है कि बड़े पश्चिमी देश जैसे कि जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, या फिर ट्रम्प से पहले का यूएसए भी था, वो 2050 तक नेट जीरो एमिशन प्राप्त करने की तरफ अग्रसर था। हमारा पड़ोसी चीन भी 2060 तक नेट जीरो एमिशंस प्राप्त करने का लक्ष्य विश्व को दे चुका है। हमने ये 2070 चुना था कि 2070 तक हम जितनी कार्बन जनरेट करेंगे या फिर जितनी कार्बन हमारे अर्थव्यवस्था से बनेगी, उतनी ही कार्बन हम एब्जॉर्ब भी कर पाएंगे या फिर वापस भी ले पाएंगे। वापस कैसे लेंगे? नई तकनीकों के द्वारा, जैसे कि डायरेक्ट एयर कैप्चर हो गया, या फिर जियो इंजीनियरिंग हो गई, और या फिर अधिक से अधिक हरियाली बनाकर लगाकर, तो इसको शून्य उत्सर्जन की तरफ बढ़ने की बात की गई थी। जैसे पंचामृत के संदर्भ में ही ये रिपोर्ट आई, और जिसमें अंदर ये 4 क्षेत्रों के ऊपर फोकस किया गया। क्यों पढ़ रहे हैं 4 क्षेत्र? इतने क्या जरूरी है जिसके ऊपर मैं इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ, इतना ध्यान दे रहा हूँ? क्योंकि इस साल उन 4 क्षेत्रों में से एक पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपके सामने है। पूछा गया था कि सीमेंट की जो इंडस्ट्री है, सीमेंट का जो उद्योग है, वो 5% से अधिक जो पूरे विश्व में जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है, उसमें से करीब करीब 5% या उससे अधिक जो है सीमेंट उद्योग अकेला करता है। और 2 कथन दिए गए थे, क्या इसके कारण से होता है, पढ़ते हैं वो कथन। कहा गया था कि सीमेंट निर्माण के दौरान सिलिका युक्त मिट्टी को चूना पत्थर के साथ मिलाया जाता है, ये कथन था दूसरा। तीसरा कथन था सीमेंट निर्माण के दौरान क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर को चूने में परिवर्तित किया जाता है। ये एक क्वेश्चन आया था इस साल, तो इसी कारण से ये रिपोर्ट अपने आप में बहुत ही ज्यादा जरूरी बन जाती है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले देखते हैं सीमेंट बनता कैसे और सीमेंट होता क्या है। देखिए, जो हम सीमेंट जिसको हम घर बनाते हैं, वो असल में कुछ नहीं होता, वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड यानी सिलिका यानी कि रेत, जिसको हम रेत कहते हैं, के साथ कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने के मिश्रण होता है। इसके साथ साथ कुछ चीजें और होती है, लेकिन उसके ऊपर हमें नहीं जाना, क्योंकि हमें सीमेंट नहीं बनाना। हमें ये समझना है कि सीमेंट होता क्या है, उसके कारण से किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वैश्विक ऊष्मीकरण हो रहा है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को हम सीमेंट कहा जाता है, इसी को सीमेंट कहते हैं। बनता कैसे है? पहले सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, सिलिका को, रेत को कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं, लाइमस्टोन के साथ अच्छे से मिक्स किया जाता है, अच्छे से मिलाया जाता है। कैसे मिलाया जाता है? बड़ी बड़ी चक्कियां होती हैं जिनके अंदर ये दोनों चीजें मिला दी जाती हैं, और फिर बहुत तेज वाग से इसको घुमाया जाता है।
तो इसके इसके प्रतिबिंब से जो बनता है उसको कहते हैं हम रो मील। हिंदी में भी इसको रो मील ही लिखेंगे क्योंकि ये एक संज्ञा है। एक कच्चा पदार्थ बनता है और फिर इस कच्चे पदार्थ को क्या किया जाता है, अब जो हमारी रेत और पत्थर का जो मिश्रण है उसको हम हीट करते हैं, बहुत बड़े तापमान पर उसको हम हीट करते हैं, बड़ी बड़ी भट्टियों में उसको डाल देते हैं, जहां का तापमान करीब करीब 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाना चाहिए। वो कैसे बनता है, ज्यादातर ईंधन इस्तेमाल होता है। अब क्या इस गर्मी के कारण, इस हीट के कारण क्या होता है, जो आपका चूना पत्थर है जिसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं वो टूटने लग जाता है। कैसे? कैल्शियम ऑक्साइड जिसको चूना कहते हैं, जो कि असल में आपके पानी में, जो आपके सीमेंट में होना चाहिए था। अब कैल्शियम ऑक्साइड बना तो क्या बचा, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड बचा, एक कार्बन दो ऑक्सीजन। तो हमने क्या किया, इस चूने पत्थर को इतना ज्यादा उबाला, इतना ज्यादा उसको जलाया कि उसको वो टूटने लग गया, और टूट के उसने क्या बनाया, चूना बनाया, और बाहर निकाला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन, जो कि वैश्विक उष्मीकरण का सबसे प्राथमिक कारण है। सो इस दौरान इस तरीके से इसकी बहुत सारी एमिशन हुई, और जो ये कैल्शियम ऑक्साइड बना, और सिलिका तो पहले से ही था, जो ये दोनों चीजें बनी इसको बोला जाता है क्लिंकर, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया था, क्लिंकर। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो कि आपका चूना पत्थर है और रेत के मिश्रण से आगे चल के को ही सीमेंट कहा जाता है। कुछ और चीजें डाली जाती है, जैसे थोड़ा सा लोहा भी डाला जाएगा, थोड़ा सा कॉपर भी डाला जाएगा, थोड़ा तांबा भी डाला जाएगा, उसके सिलिक्स डाले जाएंगे, उसे कुछ कण डाले जाएंगे, उससे आगे चल के सीमेंट बनेगा। परंतु मोटे मोटे तौर पर सीमेंट का यही वो रहता है। और जब सीमेंट को आप इस्तेमाल करते हैं तो पानी मिलाने से यही कैल्शियम जो आपका चूना है यही आगे चल के हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है, जिसके कारण से आपका जो सीमेंट है वो चिपकने लग जाता है, किसी दो चीजों को चिपका देता है। एक बार इसको देख लीजिए इमेज को, वापस आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न क्या था कि क्या सीमेंट उद्योग जो है उससे वो जो पूरे विश्व में कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसका 5% या उससे अधिक जो है जिम्मेदारी लेती है, या 5% उससे अधिक का प्रभाव देती है? तो हाँ, ये सच है। और वैसे भी ये प्रश्न नहीं था, ये तो उनका कथन था। आप इन नीचे ABCD में देख लीजिए, कहीं पे भी कथन एक को गलत करने की बात नहीं की जाती। दूसरी चीज, सीमेंट निर्माण के दौरान सिलिका युक्त मिट्टी को चूना पत्थर के साथ मिलाया जाता है, ये भी सच है। पहला स्टेप ही यही था, पहला चरण ही यही था कि हमने चूने पत्थर को, जो कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको रेत या फिर सिलिका के साथ मिलाया गया, तो ये सही है। तीसरा कथन, सीमेंट निर्माण के लिए क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर को चूने में परिवर्तित किया जाता है। हमने यही देखा, चूना पत्थर जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था उसको चूने में या फिर कैल्शियम ऑक्साइड में बदला गया, और इस प्रक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड भी निकली थी, तो ये सच है। लेकिन यहां पे क्या हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाता है? नहीं। हमें अभी ये भी जानना है कि क्या इन दोनों में से कोई एक कथन पहले कथन की व्याख्या करता है या नहीं, इसको समझते हैं। पहला कथन सही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। दूसरा कथन भी सही है, जैसे कि हमने अभी सीखा। पर क्या दूसरा कथन पहले कथन की व्याख्या करता है? नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें ना तो कोई किसी बहुत ज्यादा एनर्जी का, बहुत ज्यादा ऊष्मा का प्रयोग हो रहा था, हमने कोई भट्टी नहीं जलाई, सिर्फ और सिर्फ मिक्स ही तो किया था, एक बड़े से चक्की में डालकर उसको घुमाया ही तो था। ना ही कोई एमिशन हुआ, कोई ज्यादा एनर्जी नहीं, कोई ऊर्जा का प्रयोग नहीं हुआ। तो यानी कि दूसरा कथन पहले कथन के लिए
सही होने के बावजूद है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ये इसका मिलना इसका कारण नहीं है कि वो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा है। अब आते हैं तीसरे कथन पर। सीमेंट निर्माण के लिए क्लिंकर उत्पादन के दौरान चूना पत्थर को चूने में परिवर्तित किया जाता है। हाँ, इसके कारण से बहुत सारा कार्बन निकलती है सीमेंट बनाने के दौरान, सीमेंट बनाने की प्रक्रिया के दौरान। कैसे? एक तो बहुत तेज भट्टी जली, 1500 डिग्री पे जलाना है, उसके लिए बहुत सारा फ्यूल लगेगा, बहुत सारा ईंधन लगेगा। उस ईंधन को जलने में काफी सारी कार्बन बाहर निकल सकती है, कार्बन का उत्सर्जन होता है। दूसरी चीज, हमने एक चीज देखी, जब क्लिंकर को हमने जलाया था तब कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जो है कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि चूने में बदला था, उस दौरान भी कार्बन निकली थी। तो इससे हमें मालूम पड़ता है कि दो तरीके से कार्बन बाहर आ रही है। पहली चीज कि एक तो ईंधन के प्रयोग से, इस स्टेप के दौरान, इस चरण के दौरान ईंधन के प्रयोग से, और दूसरा ये जो प्रोसेस है, जो क्रिया है, इस क्रिया का जो अस्तित्व है वो इसी पर निर्भर है कि चूने पत्थर से कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन निकले तो कार्बन बाहर पर्यावरण में जाए। तो इसको देख लीजिए, कथन 3 सही है और कथन 1 की पूर्णतः व्याख्या भी करता है। तो इसका उत्तर बन जाता है आंसर बी। कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन 1 की व्याख्या करता है। तो आंसर इसका हो गया बी, उत्तर आ गया बी। एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए, दो तरीके के उत्सर्जन होते हैं किसी भी क्रिया में। दो तरीके के उत्सर्जन होते हैं। एक होता है फ्यूल उत्सर्जन या ईंधन उत्सर्जन। जो हम ईंधन प्रयोग किया हमने, उसके द्वारा हुआ उत्सर्जन। दूसरा होता है उस क्रिया के कारण हुआ वो उत्सर्जन। इसको हम लोग प्रोसेस एमिशंस भी कहते हैं। वन इज फ्यूल एमिशंस, ईंधन के कारण हुआ उत्सर्जन, और दूसरा होता है आपका क्रिया उत्सर्जन, या इसको प्रोसेस एमिशंस भी कहते हैं। याद रखिएगा, सीमेंट को बनाने में ज्यादातर क्रिया उत्सर्जन होता है, जहां एक तरफ जरूर भट्टी के जलने से, जो उसके ईंधन के जलने से कार्बन निकलती है, लेकिन साथ ही साथ जो ये क्रिया है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उस केमिकल रिएक्शन से, उस रासायनिक रिएक्शन से भी निकल रही है, वो भी इसके अंदर उतनी ही भागीदार है, बल्कि उससे ज्यादा भागीदार है। तो हमेशा याद रखिएगा, सीमेंट को बनाने की प्रक्रिया में क्रिया उत्सर्जन भी होता है। आगे बढ़े। देखिए, अब जब सीमेंट इस रिपोर्ट ने डिस्कस किया था, इस रिपोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था, दूसरी इंडस्ट्री का नाम लिया उन्होंने स्टील या इस्पात। सीमेंट पे क्वेश्चन आ चुका है, इस्पात पे क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। सीमेंट और इस्पात ये दो ऐसे उद्योग हैं जो कि ऊष्मीकरण में सबसे ज्यादा पुरजोर हिस्सेदारी रखते हैं। तो इसीलिए जब सीमेंट पे आ चुका है तो अगला क्वेश्चन, हमें कोई असमंजस्य नहीं होना चाहिए कि अगला जो प्रश्न है वो इस्पात उद्योग पर हो सकता है। तो इस्पात उद्योग को समझते हैं। इस्पात उद्योग में होता क्या है? देखिए, इस्पात उद्योग में मोटा मोटे तौर पे आप समझिए कि हमें क्या करते हैं, आयरन जो है, जो कि लोहा है, लोहे का जो अयस्क होता है या फिर आयरन ओर होता है, उससे जिसको हम कच्चा आयरन भी कहते हैं, कच्चा लोहा भी कहते हैं, उससे स्टेनलेस स्टील या फिर एक स्टील बनाना है। स्टेनलेस स्टील क्या होता है? जिससे हम बर्तन बनते हैं, जिससे हमारे घर के उपकरण बनते हैं, और स्टेनलेस स्टील ही यूज करना चाहते हैं। स्टेनलेस स्टील में क्या किया जाता है, जो आयरन होता है, जो आपका लोहा होता है, उसके स्ट्रक्चर के बीच में, उसके अंदर थोड़े थोड़े से कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन के एटम्स, अणु जोड़ दिए जाते हैं। इसके कारण से जो आपका स्टील है, जो आपका कच्चा लोहा था, वो थोड़ा सा परिपक्व हो जाता है, थोड़ा मजबूत हो जाता है, जिसको आप अलग अलग उपकरण बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इससे इस तरीके से स्टील बनता है। और इसके अंदर
क्या करना होता है, क्या इसका प्रक्रिया क्या रहती है। जो आयरन ओर होता है, जिसको हम कच्चा, जो आयरन का अयस्क है या आयरन ओर है, कच्चा कच्चा लोहा जिसको कहते हैं, उसको एक भट्टी में बहुत देर तक जलाया जाता है। उस भट्टी के अंदर एक तो चूना पत्थर मिलाया जाता है। चूना पत्थर किस लिए? जैसे कि हमने सीमेंट में पढ़ा था, उसके पास भी तो कार्बन है, कार्बन तो डालनी है, कार्बन को तो फंसाना है ना आयरन के बीच में। तो चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट ही तो था। तो क्या करना है हमें? आयरन के अंदर कार्बन ही तो फंसानी है, जो लोहे के अंदर कार्बन ही तो फंसानी है स्टील बनाने के लिए। तो इस लाइमस्टोन के अंदर जो कार्बन है उसको इसी तथ्य से डाला जाता है कि वो जो है जब जले तो उसकी कार्बन आयरन के बीच में फंस जाए। तो जब कार्बन फंस गई तो निकलेगी क्या? तो एमिशन तो होना नहीं चाहिए, उत्सर्जन तो होना नहीं चाहिए। इसमें एक और चीज होती है कि हम लोहे के बनाने के समय एक और चीज का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कोक। कोक क्या होता है? कोक आपका कोका कोला नहीं, कोक होता है, कोक एक कोयले का नाम, एक कोयले का प्रकार है जो कि नेचुरली तो कम मिलता है, जो कि अपने आप में पर्यावरण में तो कम मिलता है, परंतु जो रिफाइनरी होती है, जो ईंधन को हम रिफाइन करते हैं, उसके 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 प्रोसेस में ये एक प्योर कार्बन फॉर्म में बनता है। आपको ये जानना चाहिए कि जो कोक है, कोकिंग कोल जिसको कहते हैं, वो भारत में बैन है। उसको भारत में किसी और जैसे बिजली बनाने के लिए, कोयले के किसी और काम में जहां पे कोयले का इस्तेमाल होना है, वहां पे हम कोकिंग कोल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इतना ज्यादा एमिशन निकालता है, इतना ज्यादा कार्बन इसके अंदर होता है कि उसको जलाया जाएगा तो बहुत सारा उत्सर्जन होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लोहा और इस्पात उद्योग ऐसा है जहां पर इसको कोकिंग कोल को यूज किया जाता है, जिसका प्रयोग जहां पर वैधिक है, जिसके लिए उसको छोड़ा गया है। क्यों ऐसा? क्यों भी उनको कोकिंग कोल ही चाहिए, उनको सिंपल कोयला क्यों नहीं चाहिए? कोयला भी तो कार्बन ही होता है, क्यों इनको इतना प्योर कार्बन चाहिए? ये याद रखिएगा, जितने भी कोयले होते हैं उनमें कहीं ना कहीं सल्फर नाइट्रोजन होता है। कोकिंग कोल ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना होता है। देखिए, जब हम स्टील बनाते हैं, जब हम इस्पात का जनरेशन करते हैं, इस्पात बनाते हैं, उसमें कार्बन दो तरीके से इस्तेमाल होता है। एक कि वो उसके लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट या फिर अपचायक के रूप में काम करता है। अपचायक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? जो कि ऑक्सीजन को खींच ले। देखिए, हमारा जो आयरन ओर होता है वो आयरन ऑक्साइड होता है, ये आयरन का सिंबल है Fe, और ये ऑक्सीजन होता है। आयरन ओर के अंदर ऑक्सीजन होता है, हमें वो ऑक्सीजन खींचनी है, उसकी जगह कार्बन भी लगाना है, कार्बन लगाना है और उस ऑक्सीजन को खींचना भी है। तो ये आपका जो कोकिंग कोल है, जो कि प्योर कार्बन है, एक तरीके से पूरा शुद्ध 101% कार्बन है, वो उपचायक यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। और रिड्यूसिंग एजेंट का एक ही काम होता है कि ऑक्सीजन को खींचना। तो जब ये कोकिंग कोल आयरन ऑक्साइड पे काम करता है तो अपने साथ इस ऑक्सीजन को खींच लेता है और बनाता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ क्योंकि कार्बन कोयला बहुत अच्छा जलता है, तो इस भट्टी को आप ध्यान से देखें, इस भट्टी के अंदर किस तरीके से आग चल रही है। तो जो कोकिंग कोल जब इस भट्टी के अंदर डाला जाता है तो वो भी आग पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे कि आयरन और या फिर आयरन का जो कच्चा लोहा है वो पिघल सके। तो यानी कि जो आपका कोकिंग कोल है वो दो तरीके से काम कर रहा है, एक उपचायक के रूप में और दूसरा एक एनर्जी रिसोर्स है, ऊष्मा भी प्रदान कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे इस्पात के उद्योग में कोयले का या फिर कोकिंग कोल का, याद रखिए कोकिंग कोल का दो प्रयोग हैं, एक उपचायक जो कि एक रिएक्टेंट है, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और दूसरा एक ऊर्जा का स्रोत भी है। इसी के चलते अगर आपको समझ आ गया तो एक क्वेश्चन करते हैं, एक प्रश्न करते हैं। ये मैंने क्वेश्चन उसी आधार पर बनाया है जिस आधार पर यूपीएससी ने इस साल क्वेश्चन पूछा था, वही पैटर्न है, वही श्रेणी है। आगे पढ़ते हैं इसको। पहला है, लौह और इस्पात उद्योग पृथ्वी पर कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 5% से अधिक का योगदान करते हैं। दूसरा कथन,
लौह और इस्पात उद्योग द्वारा उत्सर्जित अधिकांश कार्बन लौह उत्पादन से जुड़ा है, यानी कि लोहे के जो प्रोडक्शन है उससे जुड़ा है। तीसरी चीज, कोकिंग कोयला, जो कोकिंग कोल है, वो इस इस्पात की प्रक्रिया में अभिक्रमक यानी कि रसायन और ऊर्जा स्रोत यानी कि एनर्जी सोर्स की तरह दोनों में कार्य करता है। बढ़े, इसको पढ़ लिया क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। पहले कथन में तो कोई असमंजस्य नहीं है, सही है, ना ही यूपीएससी पूछता है कि पहला कथन सही है या नहीं। 3 स्टेटमेंट वाले असर्शन रीजन में यूपीएससी नहीं पूछता कि पहला कथन सही है कि नहीं। 2 स्टेटमेंट में गलती मत कराएंगे, उसने पूछा ही नहीं कि सही है या नहीं। 2 स्टेटमेंट में दोनों में से कोई भी एक सही गलत हो सकता है। 3 स्टेटमेंट में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, किसी में भी ऐसे ऑप्शंस नहीं दिए गए, ऐसे विकल्प नहीं दिए गए जिसके अंदर हम कथन 1 को भी गलत मानने के ऊपर मजबूर हो जाए। तो कथन 1 हमारा सही है, इसमें कोई असमंजस्य नहीं है। दूसरी चीज, जो लौह और इस्पात उद्योग है उसके अंदर अधिकांश कार्बन जो है वो उत्पादन से जुड़ा है। उत्पादन से क्यों? जैसे मैंने आपको बताया था कि वो क्रिया से जुड़ा था, यहां पर ये उत्पादन से जुड़ा है। और किस समय निकल रहा है? जब आयरन और को, अयस्क को पक्के आयरन में, पक्के लोहे में बदला जा रहा है। यही तो पढ़ा, जब वो भट्टी में डाला गया तभी तो जला। तो इसका मतलब ये सही है। तीसरा, कोकिंग कोयला इस्पात निर्माण प्रक्रिया में अभिक्रमक यानी कि रसायन एवं ऊर्जा स्रोत दोनों के रूप में काम करता है। हमने पढ़ा, ये भी सही है। अब जानते हैं क्या ये दोनों कथन पहले कथन की व्याख्या करते हैं। पहले देखते हैं, 5% से ज्यादा एमिशन दे रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। पहला क्या कह रहा है कि अधिकांश कार्बन जो है उत्पादन से जुड़ा है, यानी कि पहला कथन, दूसरा कथन पहले कथन की सही व्याख्या कर रहा है। तीसरा, क्योंकि कोकिंग कोयला जो है, कोकिंग कोयला बहुत ही ज्यादा कार्बन, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बन का सोर्स है, 100% कार्बन है और कोई और तरीके का कोयला इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता। कोकिंग कोयले का इस्तेमाल इस्पात के जन्म के लिए एक बहुत बड़ा कारण है कि वो अधिक से अधिक कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कथन 3 है ये भी पहले कथन का सही अभिप्राय कर रहा है। इसका आंसर बना ए, यानी कि कथन 2 और कथन 3 सही तरीके से कथन 1 की व्याख्या करते हैं। तो मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा, नहीं समझ तो दोबारा देख लेना। मुझे कोई असमंजस्य नहीं होगा अगर ये दूसरा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया है ये एज इट इज, जैसा मैंने आपको बताया वैसा ही उठकर आ जाए। अगला हमारा टॉपिक है वो है इथेनॉल ब्लेंडिंग। पहले समझिए इथेनॉल ब्लेंडिंग होता क्या है। व्हाट इज इथेनॉल? इथेनॉल है क्या? इथेनॉल कुछ नहीं, शराब होती है। जो शराब जिसको लोग पीते हैं, पीनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। मैं किसी को सीख नहीं दे रहा कि वो पिए, लेकिन इथेनॉल कुछ नहीं, एक शराब होती है। जो आप शराब मार्केट से लेकर जो बाजार में मिलती है, जिसको लोग ग्रहण करते हैं, वो इथेनॉल ही होता है। उसका काफी हद तक डाइल्यूटेड रूप, उसके अंदर खूब सारा पानी मिलाया जाता है, पर इथेनॉल होता है। जो इथेनॉल होता है ना, उसके अंदर ऊष्म शक्ति बहुत ज्यादा होती है। वो एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा रसायन है जिसको जलाया जाए तो खूब सारी ऊर्जा निकालता है। ऊर्जा निकालता है, बहुत अच्छी बात है। ऊर्जा पेट्रोल भी निकालता है, ऊर्जा कोयला भी निकालता है। फिर इथेनॉल ही क्यों? देखिए, इथेनॉल का जो केमिकल फॉर्मूला है वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब ये जलेगा तो क्या बनाएगा? जलने का मतलब ऑक्सीजन प्राप्त किया जाएगा। ऑक्सीजन कार्बन को मिलेगा तो बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। बस, कोई सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, कोई नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं, कोई पार्टिकुलेट मैटर नहीं जिसको हम पीएम कहते हैं, PM 2.5, PM 10, कुछ नहीं, सिर्फ शुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और ये बहुत सही है क्योंकि बाकी पोल्यूटेंट्स तो नहीं निकल रहे। कार्बन निकल रहा है तो क्या, पर बाकी पोल्यूटेंट्स तो नहीं निकल रहे।
इससे क्या हुआ, इसीलिए इथेनॉल एक क्लीन फ्यूल, एक साफ एनर्जी स्रोत, साफ ऊष्मा स्रोत के तौर पे सामने आया है, ऊर्जा स्रोत के सामने के रूप में आया है। तो क्या किया गया, 2002 कुछ आज से कुछ एक दशक पहले भारत सरकार ने निर्णय लिया कि क्यों ना हम पेट्रोल या ईंधन के साथ इथेनॉल को मिलाना शुरू कर दें। इससे काफी फायदा होगा। एक तो जो है एक उत्सर्जन कम होगा, कार्बन जो पोल्यूटेंट्स हैं, जो कि कार्बन है, उसका उत्सर्जन कम होगा, क्योंकि ईंधन में तो बहुत कुछ होता है, वो पार्टिकुलेट मैटर में निकालता है, सल्फर भी निकालता है, नाइट्रोजन भी निकालता है, इथेनॉल तो ऐसा कुछ नहीं करता। तो अगर हम इथेनॉल को हम पेट्रोल के साथ मिला दें तो उत्सर्जन कम हो जाएगा। सही बात है, वो भी क्या। दूसरी चीज, हमें सारा का सारा तेल तो बाहर से मंगवाना पड़ता है, जिसके लिए हमें विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। तो अगर हम इथेनॉल मिलाने लग जाएंगे, और इथेनॉल कैसे बनता है, कुछ नहीं, 2-4 गन्ने इकट्ठे करो, उसको भट्टी में डाल दो, भट्टी भी क्या, नीचे आग भी नहीं लगानी, एक बंद कमरे में डाल दो, वो अपने आप ही सड़ता रहेगा और इथेनॉल बनता रहेगा। उसको बनाना आसान। हमारे पास तो गन्ने की खेती बहुत होती है, हमारे पास, हम तो खाद्य पदार्थों के उत्पादन में बहुत आगे हैं, तो हमारे पास तो बहुल है। इससे क्या फायदा है कि वो भी इस्तेमाल हो जाएगा और विदेशी मुद्रा बचेगी, वो अलग। तो इन दो कारणों से, इन दो प्रमुख कारणों से सरकार ने एक दशक पहले एक फैसला लिया कि अब हम अपने ईंधन में इथेनॉल मिलाएंगे। और आपको जान के ये खुशी होगी कि हमने अपने लिए एक लक्ष्य तय किया था कि भाई हम 2030 तक आने तक हम 20% इथेनॉल जो है अपने ईंधन में परिपूर्ण रूप से मिला लेंगे। यानी कि जो भी ईंधन हमारा बाजार में आएगा उसमें 20% इथेनॉल मिला ही होगा। आपको जान के खुशी होगी कि ये लक्ष्य हमने 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया है। आप सब एक दूसरे को बधाई दे सकते हैं। लेकिन कुछ इसके साथ साथ कुछ इसके अंदर अप्रासंगिक घटनाएं भी हुई, एक अप्रासंगिक संचनाएं भी हुई, चिंताएं भी आई। इसी के चलते कुछ दिन पहले एक याचिका दायर करी गई उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, कि जो उपभोक्ता है उसको चॉइस मिलनी चाहिए, उसको विकल्प मिलना चाहिए कि वो अपनी गाड़ी में इथेनॉल वाला ईंधन मिलाना भी चाहता है या नहीं, यानी कि इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डलवाना भी चाहता है या नहीं। अगर वो नहीं चाहता तो उसको कोई फोर्स ना करे, उसको कोई जबरदस्ती ना करे। शुद्ध ईंधन का भी उपलब्ध उस पेट्रोल पंप पे होना ही चाहिए। तो ये एक याचिका दायर करेगी, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने इसको खारिज कर दिया है। अब हमारा प्रश्न जो उठता है, ऐसी क्या कारण है ऐसा इथेनॉल, देखिए हमने जो पढ़ा, इथेनॉल तो हर किसी के लिए बहुत अच्छा सोल्यूशन है, ना तो वो उत्सर्जन कर रहा है, सस्ता है, और ना ही हमें कोई विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ रही है। तो ऐसा क्या कारण है जिससे कि लोग वो अपनी गाड़ी में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, इथेनॉल मिला हुआ ईंधन अपनी गाड़ी में नहीं डलवाना चाहते, वो हम अब समझेंगे। पहले देख लेते हैं फायदे क्या हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, कार्बन उत्सर्जन में कमी होती है, बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचती है, और साथ ही साथ ये दक्षता भी बढ़ाता है। जो इथेनॉल है वो ईंधन की दक्षता यानी कि एफिशिएंसी बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? देखिए, इथेनॉल एक ऑक्सीजनेटर है। ऑक्सीजनेटर यानी कि जो ऑक्सीजन प्रदान करे। हम ये जानते हैं कि जलना मतलब ऑक्सीजन का मिलना। जो ऑक्सीजन है वो एक बहुत ही जलत्व रसायन है, जब तक कि वो नहीं मिलेगा तब तक आग नहीं लगेगी। तो इथेनॉल जो है वो एक ऑक्सीजनेटर भी है, यानी कि ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। जो फ्यूल टैंक के अंदर जो तेल की टंकी में आपका तेल पड़ा हुआ है, जो ईंधन पड़ा हुआ है, उसको ये ऑक्सीजन यानी कि कुछ थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन देता रहता है, और जब ऑक्सीजन बढ़ता है तो वो ज्यादा अच्छे से बर्न करता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से ऊष्मा होता है, और इसके कारण से उसकी दक्षता भी बढ़ती है। इथेनॉल का ये तो 3 फायदे हो गए जो हमने पढ़े। अब जानते हैं कि क्यों लोग इसके खिलाफ हो रहे हैं, क्यों ऐसी याचिका दायर करेगी कि इसके लिए एक हमें विकल्प मिलना चाहिए। तो समझिए, कुछ चिंताएं आती हैं। पहली चीज जिसके कारण ये किया गया था कि जो इथेनॉल है
वो इंजन का निम्नीकरण या फिर डिग्रेडेशन भी करता है। ये समझिए, जो इथेनॉल होता है ना, वो पानी को भी खींचता है अपनी तरफ, ऑक्सीजन देता है पर पानी को अपनी तरफ खींचता है, यानी कि थोड़ा सा भी मॉइस्चर या थोड़ा सा भी जो नमी होगी वो इथेनॉल अपने अपने अंदर खींच लेता है। और अगर आपके इंजन में पानी चला गया तो क्या होता है कि आपका जो है इंजन डिग्रेड कर जाता है, उसका निम्नीकरण हो जाता है, उसकी लाइफ घट जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, बहुत बड़ी चिंता है इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल को लेकर। दूसरी चीज, जितने भी अभी बाजार में पेट्रोल इंजन है जो कि BS4 या BS5 के थे, वो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल के लिए तैयार नहीं है, उनको संशोधन की आवश्यकता है। संशोधन की आवश्यकता से जो यानी कि जो मिडिल क्लास है, जो कि सर्विस क्लास है, उसके पॉकेट पर, उसकी जेब पर भार पड़ता है। तो इसलिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तीसरी चीज, अगर हम इसको एक एक बड़े परिवेश में देखें तो इथेनॉल की जो है, जो इथेनॉल बनाने के लिए क्या यूज किया जा रहा है, क्या इस्तेमाल हो रहा है? खाद्य पदार्थ, गन्ना, गेहूं, आलू, कसावा, यही तो चल रहा है। तो अगर इथेनॉल की जो है डिमांड बढ़ गई, उसकी मांग बढ़ गई, तो ज्यादा हमें प्रोडक्शन भी बढ़ानी पड़ेगी, ज्यादा उसको बनाना भी पड़ेगा। और जब ज्यादा बनाया जाएगा तो खाने की जगह पर, हमारे थाली की जगह पर हमारे खाद्य पदार्थ इनकी भट्टियों में चले जाएंगे, इथेनॉल बनाने की भट्टियों में चले जाएंगे, जिसके कारण खाद्य असुरक्षा की स्थिति भी आ सकती है। तो ये भी एक चिंता है। एक और चिंता है, इथेनॉल जहां एक तरफ एक ऊर्जा का स्रोत है, वहीं इथेनॉल अपने आप में कच्ची शराब भी की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और जब इतनी मात्रा में इथेनॉल बनेगा तो उसमें से कुछ थोड़ी सी मात्रा निकालना कच्ची दारू बनाने के लिए, गैर कानूनी शराब बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। जब इतनी उसमें आपका जो है इथेनॉल शराब बनेगी तो थोड़ा बहुत हो सकता है लीकेज हो जाए, जिससे कि काफी ज्यादा जो है संकट आ सकता है। तो ये था इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोलियम के बारे में कुछ चिंताएं और उसके फायदे। याद रखिएगा, ये मेंस के लिए भी क्वेश्चन है और प्रीलिम्स के लिए भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से संज्ञान लीजिएगा। इससे अगला टॉपिक जो आज का आखिरी टॉपिक रहेगा वो रहेगा शैलो अर्थक्वेक। शैलो अर्थक्वेक क्या होता है? देखिए, पहले तो जानते हैं कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। आजकल ही आपने देखा होगा, कल परसों में ही एक अफगानिस्तान ने एक भूकंप का सामना किया है, जिसका रिक्टर स्केल पे परिमाण जो है या फिर मैग्नीट्यूड जो है वो 6.0 का ही था। अब 6.0 ना कोई बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं है, कम नहीं है पर ज्यादा भी नहीं है, परंतु जब हम उसके द्वारा की गई तबाही देखते हैं, वो काफी हद तक असमानुपातिक है, यानी कि काफी हद तक उसके को जस्टिफाई नहीं करता कि इतने छोटे से मैग्नीट्यूड में इतनी तबाही कैसे मच सकती है। तो ये एक चीज आप ध्यान रखिए कि 6 के मैग्नीट्यूड से 800,000 लोगों का मर जाना और इतने बिल्डिंग्स का ढह जाना, कुछ कारण अलग है। तो क्यों हुआ? जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने बताया कि ये जो भूकंप था, जो ये अर्थक्वेक था, जो भूकंप था, वो एक शैलो अर्थक्वेक था। शैलो अर्थक्वेक यानी कि जो उसकी उपद्रवी है, जो उसका एपिसेंटर है, ऊपरी केंद्र है, वो जमीन के बहुत नीचे ना होकर जमीन सतह के पास में ही था। देखिए, किन्हें कहा जाता है शैलो अर्थक्वेक, पहले समझ लीजिए। शैलो अर्थक्वेक वो होता है जिनका ऊपरी केंद्र या फिर एपिसेंटर जो है, जहां से कि अर्थक्वेक की तरंगे निकलती हैं, जो भूकंप की तरंगे जहां से निकलती हैं, वो सतह से 70 किलोमीटर या उससे कम दूरी पर होता है। जो सतह है उससे काफी हद तक कम। वो जो अफगानिस्तान में भूकंप आया उसका करीब करीब 50 किलोमीटर दूरी पर ही था, 50 किलोमीटर नीचे ही था सतह से। तो जो ऐसा अर्थक्वेक होता है जिसका एपिसेंटर ज्यादा गहरा नहीं होता, उसको हम शैलो अर्थक्वेक की तरह वर्गीकृत करते हैं। देखते हैं कैसे कैसे होता है, अगर आपको थोड़ा समझिए। फोकस होता है, एपिसेंटर होता है, जो कि दोनों ही आपके सतह के नीचे होते हैं।
और वहां से तरंगे निकलती हैं और जिसकी वजह से जो सतह जो है वो विप्लव में आ जाती है। भूकंप की जो तीव्रता है, ये समझिएगा, भूकंप की तीव्रता दो कारणों पे निर्भर करती है। पहला कि कितना तो उसका परिमाण है, कितना मैग्नीट्यूड है, जो कि हम रिक्टर स्केल से करते हैं, और दूसरा उसके ऊपरी केंद्र जो है, ऊपरी केंद्र सतह से कितनी दूरी पर है। जब ऊपरी केंद्र जो एपिसेंटर या फोकस जो है जितना सतह के पास होगा, उतनी ही तरंगे जो है, भूकंप की तरंगे हैं, जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं, उतनी ही शक्तिशाली होंगी और उतनी ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन या फिर उपद्रव मचाएंगी। क्यों? क्योंकि जो गहरी तरंगे होती हैं, जो गहरी तरंगे होती हैं, वो सतह तक पहुंचते पहुंचते ही काफी अपनी ऊर्जा का जो है निवारण कर चुकी होती हैं। ठीक है, तो ज्यादातर ऊर्जा का निवारण नष्ट हो जाती है। लेकिन जो शैलो है, जो कि तरल हैं, जो कि बिल्कुल ही सतह के पास से निकली हैं, उनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता और वो बहुत जल्दी ही आपके सतह तक पहुंच जाती हैं। उस सतह पर पहुंचने से जो है वो डिस्ट्रक्शन भी या फिर उपद्रव भी ज्यादा मचा सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, शैलो अर्थक्वेक। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो कल भी हमारे साथ जुड़िएगा। हम हर रोज कुछ ऐसे टॉपिक जो कि शायद किसी और चैनल पर नहीं पढ़ाए जाते और सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ाते हैं जिनकी यूपीएससी में आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा है, और एक टॉपिक से कम आपको 50 टॉपिक जानने को मिल जाएं, यही हमारा लक्ष्य रहता है। जो आप आधा घंटा हमें देते हैं उसमें आप ज्यादा से ज्यादा नंबर बटोर पाएं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और उम्मीद करता हूं कल हम बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।